दोस्तों, इसके बाद मैं कारपेट के काम से अलग नहीं हुआ, बल्कि मुझे क्योंकि कारपेट का काम आ गया था तो मैंने योकोहामा सिटी में एक ऑफिस लेके और पाकिस्तान से कारपेट लाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। उसी दौरान में क्योंकि मैं एक साल ये काम कर चुका था तो काफ़ी सप्लायर भी मुझे जानने लगे थे, लेकिन मैं कोई भी तैयब भाई का सप्लायर को हाथ लगाना नहीं चाहता था। हालांकि मुझे वो जो खान साहब उनके सबसे बड़े सप्लायर थे वो आए और उन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं तुम्हारे यहाँ कारपेट डाल देता हूँ और पैसे जो है बेचते रहो और देते रहो। मैंने कहा नहीं, आप उनके मेन सप्लायर हैं, मैं आपसे काम नहीं कर सकता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। उसके बाद कराची में एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी ओरिएंट कारपेट। उनका जो लड़का था वो यहाँ पर कारपेट बेचने के लिए आया हुआ था। उनका मुझे फ़ोन आया कि हमारा लड़का जो है ना उससे आप मुलाकात कर लो। मैं उस लड़के से मिला, वो मुझसे उम्र में मेरे बराबर ही था और काफ़ी सुस्त टाइप का, बस सिगरेट पीते रहना, आस्ता आस्ता बात करनी, क्योंकि अमीरों के पैदा हुए थे तो जाहिर पैसों का उनको मसला नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि यार खालिद भाई, कारपेट तो जितना बोलोगे भी आप मंगा देंगे, लेकिन मुझे आपको एक दफ़ा मेरे साथ कराची चलना पड़ेगा ताकि मैं अब्बा से और मेरे मामू और अब्बा उनके पार्टनर थे आपस में, तो उनसे मैं आपकी बात करा दूं। उस कंपनी का नाम था ओरिएंट कारपेट, पूरा पाकिस्तान जानता है इनको। मैं पाकिस्तान गया, मैं उनके मामू से और वालिद से मिला। बेनता शफीक, बेनता अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम यहाँ से कारपेट चढ़ा देते हैं आपको ना। उन्होंने मुझे एक कंटेनर कारपेट जो तकरीबन 2.5-3 लाख डॉलर का बन रहा था वो उन्होंने मुझे चढ़ा दिया। बाद में मुझे उसकी चीज़ की जो है ना अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी आसानी से उन्होंने मुझे क्यों दे दिया था जब मैं बड़ा हुआ तो, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त जो है ना 18-20% रिबेट मिलता था। जैसे ही आप शिपमेंट बुक कराएंगे ना उस पर आपको 20% मिल जाएगा, यानी 2 लाख के ऊपर $20,000 फ़ौरन आपको मिल जाएगा। आपके उस वक्त कुछ ऐसा कुछ सिलसिला होता था। तो उन्होंने मुझे, उनकी कॉस्ट क्या होगी, $2 लाख में उनकी $20,000 भी कॉस्ट नहीं थी और वो 20,000 भी उनको वापस आ गए थे। बहरहाल उन्होंने मुझे माल भेज दिया और मैंने अथर को अपनी कंपनी का वीज़ा दे के अपने साथ पार्टनर बना के और काम शुरू कर दिया। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पे कारपेट सप्लाई किया। बहुत ही, मैंने किसी पाकिस्तानी से काम नहीं किया। एक थे मीर हामिद मीर के, वो थे मीर फैमिली के, वो थे उनकी बेटी की शादी हुई थी तो क्या बोलते दामाद थे वो, अमजद मीर थे या क्या थे, उनका भी अजाबू पे कहीं पे उनका कुछ सिलसिला था। तो वो मुझसे कारपेट लेते थे। फिर तैयब अली खान जो होते थे वो भी कारपेट का काम करते, थोड़े बहुत वो भी कारपेट लेते थे। फिर एक भट्ट साहब होते थे वो भी मुझसे कारपेट लेते थे। लेकिन मैं किसी से भी उधार में काम नहीं करता था। मैं कहता था आप जितने भी आपने लेने ना माल ले लें आप, लेकिन पैसे कैश में। और उसके बाद मैंने कारोबार ज़्यादातर जापानियों से शुरू किया और वो कारोबार मेरा काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद मैं और अथर जो है 3-3.5 साल पार्टनर रहे। उनके जितनी भी शिपमेंटें आई सब मैंने पैसे क्लियर किए। जो अथर ने भी काफ़ी मेहनत की। अथर को ज़बान नहीं आती थी ना वो सीखना चाहता था, तो वो ज़्यादातर ऑफिस में सोता रहता था, वहीं पे रहता था और वहीं पे खाता था और वहीं पे सिगरेटें पीना बस। और ये उसका कोई ख़ास वो नहीं थी, जद्दोजहद करने की उसकी कोई जो है ना वो कोशिश नहीं होती थी। फिर वहाँ से कारपेट का काम करते करते जब 3-3.5 साल हो गए तो मुझे एक जापानी ने बोला कि अब मेरे पास पैसों का इतना वो नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने इतना दे दिया था कि मेरे दूसरी बेटी भी हो गई थी, 2 बेटियां हो गई थी मेरे पास, तो मैं जो है ना काफ़ी सेटल हो गया था। तो मुझे एक जापानी दोस्त ने बोला कि यार मुझे जापानी इंग्लिश नहीं आती, तो तुम अगर मेरे साथ हवाई चलो और जर्मन दोनों जगह, तो हम लोग जो है ना ट्रॉपिकल फ़िश लेके आए। ट्रॉपिकल फ़िश वो होती है जो आपके घर में एक्वेरियम नहीं बना होता छोटा सा शीशे का, उसमें आप लोग जो फ़िशें डालते हैं और अपनी रिलैक्स के लिए। तो ये एक बिल्कुल नया काम था। मैंने सोचा कि कारपेट का काम तो वैसे भी अब बहुत ही ख़राब हो गया था, बस घसीट रहा था मैं, तो मैं उसके साथ हवाई चला गया। हवाई जाके मैंने उसको सारी बाइंग कराई, उसमें उसने मुझे कमीशन दिया और मेरा टिकट और मेरा होटल सब कुछ उसने किया। फिर हम लोग जर्मन गए। जर्मन जाते हुए 4-5 जो मछली वाले कहेंगे हम लोग, वो मेरे साथ गए।
तो वो उनके जर्मन पे भी मैंने एक दो चार सप्लाई ढूंढ लिए और उनको माल दिला दिया, उसमें भी काफ़ी अच्छा कमीशन बन गया मेरा। जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे कमीशन पे लगा देंगे, तो क्यों ना मैं इनसे सबसे ऑर्डर पकड़ के अपने प्राइस पे इनको दूं। फिर मैंने जितनी जापान में ये ट्रॉपिकल फिश की दुकानें होती हैं, काफ़ी अच्छी दुकानें होती हैं इनकी, उनसे जाके कांटेक्ट किया और उनको बताया कि भाई मैं जिस मुल्क की तुम मछली चाहोगे मैं लेके आऊँगा। तो कुछ लोगों ने मुझे ऑर्डर किया इजिप्ट का, कुछ लोगों ने फिलीपीन का ऑर्डर किया, कुछ लोगों ने हवाई का ऑर्डर किया, कुछ लोगों ने जर्मन से ऑर्डर किया। जहाँ जगह अच्छी मछली थी ना वहाँ के ऑर्डर मुझे मिले। मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली वगैरह इस तरह के मुझे ऑर्डर मिल गए। तो काफ़ी तकरीबन ये 7-8 लाख डॉलर के ऑर्डर बन गए मेरे। अच्छा, फिश का मैं आपको थोड़ी वजाहत कर दूंगा। फिश एक आती है जो $1 की भी होती है, 50 सेंट की भी होती है और $10,000 की भी एक फिश होती है। तो उसका फिर एक बहुत मोटी किताब है, अगर आप कभी कहें ट्रॉपिकल फिश के नाम से, वो सबके पास होती है। वो इस एक तरह से उनकी वो है, बुक है, बस मजहबी बुक है उनकी, वो कारोबारी बुक है उनकी। तो वही मैंने ली और फिर मैंने उसको पूरा स्टडी किया। फिर मैं इजिप्ट गया। इजिप्ट पहले जाने से पहले मैंने सप्लायर बनाए, वहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया गया, हवाई गया, मैंने पूरा चक्कर लगाया। उस पूरे चक्कर में मैं जापान आता रहा, एक 2-2 दिन के लिए, फिर जाता रहा और मैं माल अपने साथ बंधवा के अपने जहाज में लेके आता था। ट्रॉपिकल फिश का ये होता है कि आपको थैली, प्लास्टिक की थैली के अंदर पानी डाल के और फिश डाल के, हवा डाल के, और वो पैक कर देते हैं और फिर वो गत्ते के डब्बे में रख देते हैं और गत्ते के डब्बा पैक कर देते हैं। तो मछली को पानी और हवा और रिस्क, उसमें खाना भी डाल देते हैं, तो ऐसा बोलते हैं जापानी में। तो वो डाल के और वो पैक कर देते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं पैक करने वाले भी ना। तो फिर वहाँ पर वो मैं मछलियाँ लाना शुरू हो गया। एक दफ़ा जाता तो मैं लाख $1.5 की मछली ख़रीद के और पैक करा कर अपने जहाज़ में लेके आता। तो मैं छोड़ता और दूसरे दिन जाके सप्लाई करता। 2-3 दिन के बाद मेरी फिर फ्लाइट होती। फिर मैं उस काम में इतना बिजी हो गया कि वो मैंने अथर भाई को बोला कि अथर भाई अगर आप चला सकते हो तो चलाते रहो ये काम, और नहीं चला सकते तो सॉरी यार, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा अब ना। तो वो बहरहाल वो मैंने उनसे हिसाब किताब करके अथर भाई को फारिग कर दिया। अथर भाई अपना कारपेट ले गए और उन्हीं सप्लायरों के साथ लग गए जो मेरे थे। मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया कि सबकी रोजी सबके साथ होती है। तो वो अपने करते रहे काम और मैं जो है ना ट्रॉपिकल फिश के काम में आ गया। ट्रॉपिकल फिश का बहुत बड़ा काम था। मैंने एक महीने में लाख 2-2 लाख डॉलर कमाए प्रॉफिट के। और मैं बिजनेस क्लास में जाता था और बिजनेस क्लास में आता था और 5 स्टार होटल में रुकता था और बेहतरीन फिश सस्ती खरीदता था। और फिर वहाँ के जो सप्लायर थे वो मुझे उधार देने पे भी तैयार हो गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो पैसे जो तुम मुझे माल दोगे, माल वहाँ उतरेगा और दूसरे दिन मैं तुम्हें जो है ना टीटी कर दूंगा, पैसे भेज दूंगा। इस तरह वो एक ईमानदारी पे एक रिश्ता बन गया मेरा सबसे, हर मुल्क में, इजिप्ट में, बाली में, इंडोनेशिया में, अपना हवाई में। तो मैं हर महीने एक ट्रिप पे निकलता और वापस आता, फिर दूसरे ट्रिप पे जाता। तो हर वीक में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा मैं किसी कंट्री जाता। ये काम सरकार मैंने कोई तकरीबन 3, 3.5, 4 साल किया। फिर एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर आ गई, टोक्यो मेरीन के नाम से, जापानी, जिसने अपनी ब्रांचें इन सारे मुल्कों में खोल ली। तो ट्रॉपिकल फिश का काम ख़राब होने लगा। मगर मैं उस वक्त तक इतना मुस्तहकम हो गया था, ये 89 की बात है, मैं इतना मुस्तहकम हो चुका था कारोबार में कि मुझे अब इसकी परवाह नहीं थी कि कारोबार नीचे जाए या कारोबार ऊपर जाए। अच्छा, उस वक्त में ही सारे तमाम दोस्त जो थे ना, जो जापान में पाकिस्तानी दोस्त थे, वो सब पुरानी गाड़ियों का काम करते थे। ये कबाड़ा गाड़ियाँ जो होती हैं, जो कचरे पे से उठा के, मसद कचरे से क्या, वो हम कहते हैं जंकी यार्ड से उठा के ना, ख़रीद के, पहले तो फ्री में भी मिलती थी, ख़रीद के और वो पाकिस्तान वगैरह, दुबई वगैरह भेजते थे। तो फिर मैंने अपना कारोबार को चेंज करने के लिए पर तोले। अब मेरे पास बहुत पैसा भी था, पाकिस्तान की मुझे फ़िक्र नहीं थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की भी शादी कर दी थी। मेरी तो शादी हो गई थी, मैंने वलीमा कराची में किया, जो बहुत धूमधाम से किया मैंने। तकरीबन पाकिस्तान के आर्टिस्ट वहाँ पे आए हुए थे और मेरी ज़िंदगी एक नए रुख के ऊपर चल पड़ी।